हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम, अभिनंदन, सुस्वागतम। देखिए, हम पढ़ रहे थे जो फसल कविता है। ओके, यानी जो फसल है वह जब उपज होती है, उसका जब उत्पादन होता है तो किस किस का सहयोग लगता है। अब देखिए, इसके अंदर बताया गया है, जैसे हमने इनकी पहली कविता पढ़ी नागार्जुन जी की कि एक तंदुरी थी मुस्कान, तो कवि ने छोटे बच्चे की जब नए नए दांत आते हैं उसकी मुस्कान के बारे में वर्णन किया है। और यहाँ पे जो ये कविता है फसल, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने इसमें क्या बताया, ये जो फसल है वो किस प्रकार तैयार होकर जन सामान्य के पास पहुंचती है, किस किस का सहयोग होता है। अब देखिए, क्या एक किसान अकेला ही उसका सहयोग करता है? क्या उसकी बुआई, कटाई, उसकी देख रेख करना। अब देखिए, फसल को उपजाऊ बनाने के लिए पानी, धूप, बहुत लोगों का परिश्रम, मिट्टी, सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो कवि इस कविता के माध्यम से यही बता रहे हैं कि एक उपजाऊ फसल, एक फसल को अनाज रूप में तैयार करने के लिए किस किस का सहयोग लगता है। हम एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे सकते। किसान, आया समझ में? हम एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे सकते, कितनों का है। किसान की जो मेहनत है, वो परिश्रम है, वो सामने आता है, लेकिन जो पीछे शेष बताए जाएंगे वो क्या है, पीछे की साइड है, यानी उनका हमें दिखाई नहीं देता। हम सीधे कहते हैं किसान कितनी मेहनत करता है। एकदम सही बात है, क्योंकि किसान अपना पसीना बहाता है, मेहनत करता है। और आप देखेंगे, किसान सर्दियों के मौसम में हम जब रजाई में रहते हैं, हम एयर कंडीशन यानी इतना ताप करते हैं, तब करते हैं सर्दी से बचने के लिए, गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म पानी से स्नान करते हैं। लेकिन जब किसान होता है वो क्या करता है, खेतों के अंदर इतनी ठंड पड़ती है, रात हो चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो, कभी भी हो, वो पानी के अंदर खड़ा रहता है फसल को पानी पिलाने के लिए। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वर्षा, चाहे कौन सा भी मौसम ले लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में आप देख लीजिए, हम एसी में बैठे रहते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, धूप में बाहर नहीं निकलते। लेकिन जो किसान होता है वो भरी ग्रीष्म में, यानी इतने तेज गर्मी होने के बावजूद भी वो क्या करता है, खेत के अंदर अपना काम करता रहता है। जिस प्रकार जितनी उमस होती है फसल, उसी प्रकार जब उसका वो, अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, जो किसान वर्ग है वो क्या कर रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, कब बारिश हो, कब हम अपनी फसल के बीज को बोएं, और कब जितनी धरती तापेगी यानी गर्म रहेगी, बीज उतनी ही जल्दी फूटकर बाहर आएगा। और जिस प्रकार वो धीरे धीरे बाहर आता था, उसको समय समय पर पानी पिलाना, उसकी देख रेख करना। किसान अकेला तो फसल की कटाई नहीं कर सकता, तो कितनों का सहयोग लगता है उसको कटाई करने में, उसको सही ढंग से सुव्यवस्थित हमारे पास पहुंचने में। इसके बारे में कवि नागार्जुन जी बता रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने बता दिया, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियां का पानी का जादू। यानी जो फसल है उसमें एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है फसल। फसल को बताया फसल क्या चीज है, फसल किस प्रकार तैयार होती है, उसके बारे में बताया कि एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी वहां पर आता है। यानी जो फसल है वो तैयार होती है बहुत सारी नदियों के जल से। अब आप सोचेंगे नदियों का जल तो कैसे आता है, बारिश के पानी से फसल होती है। अब मैं बता दूं आपको बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, आप तो ये जानते ही हैं कि जब तेज ग्रीष्म होती है, सूर्य जब तेज तपता है, तो जो नदियों का पानी है वो क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, जो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो जब वाष्प ऊपर उड़ जाता है और उसके बाद में वही पानी क्या करता है, वापस जल के बरसात के रूप में जमीन पर बरसता है। यानी ये चलता रहता है ऊपर नीचे का। यानी तेज ग्रीष्म के कारण सूर्य क्या करता है, जो नदियों का पानी है उसको अपनी ओर खींच लेता है, यानी तेज गर्मी का वाष्प बनकर जल का उड़ जाता है पानी। और उसके बाद में वही बादल उमड़ घुमड़ कर क्या करते हैं, सब जगह वर्षा करते हैं, यानी जल को बरसाते हैं। और उसी जल के कारण बारिश होती है, अर्थात खेतों की सिंचाई भी उसी के कारण होती है। तो देखिए, जो दे रखा है, एक के नहीं, यानी एक नदी नहीं, दो के नहीं, यानी दो नदियों का भी जल नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ये जो फसल है ये क्या है, बहुत सारी नदियों के जल का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब आप देखिए, इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट कि एक का नहीं, यानी एक हाथ नहीं लगता इसमें,
2 हाथ भी नहीं लगते। इसमें क्या करते हैं, लाखों लाखों कोटि कोटि यानी लाखों करोड़ों लोगों के हाथ इसमें लगते हैं, परिश्रम में इसके हाथ लगते हैं। क्यों, कैसे बेटा, क्योंकि किसान ने चलो बीज रोपण कर दिया, यानी बीज को बो दिया। अब उसके बाद में वो बीज किसी और के द्वारा लाया गया तो उसका हाथ लगा, दुकान से लेके आए चाहे कहीं से भी लेके आए। फिर हमने क्या किया, घर पे उसको रखा, उसके बाद में उसका छिड़काव किया। किसान अकेला नहीं करता, उसके परिवार के जो मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वो भी तो उसका छिड़काव करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसको जल पिलाना, चलो नदियों का जल पानी मिले। उसके बाद में क्या होता है, उसकी कुदाली की जाती है। तो किसान अकेला इतने बड़े क्षेत्र का, इतने बड़े खेत का अकेला कुदाली नहीं कर सकता। आया समझ में? उसके अंदर जो कचरा साथ में आ जाता है, जो घास फूस आ जाते हैं, कचरे का मतलब फसल के साथ चाहे गेहूं हो, बाजरा हो, मोठ हो, मूंग हो, चना हो, कुछ भी हो, जब इसका रोपण किया जाता है तो साथ में बहुत सारे घास फूस, ऐसे भी कुछ कंटीली झाड़ियाँ आ जाती है। तो किसान क्या करते हैं, जो कंटीली झाड़ियाँ हैं उसको पहले ही बाहर निकाल देते हैं, अनाज को सुरक्षित रखते हैं। वरना क्या है, जो फसल है उसको नुकसान होगा। तो किसान अकेला तो ऐसा नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को उसके अंदर काम में लगा देता है, श्रम में लगा देता है, उसकी मजदूरी देता है। तो हो गया फैक्ट बात, यानी अकेला नहीं, एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों कोटि कोटि लोग क्या होते हैं, उनके हाथों का स्पर्श है ये। अब उनका स्पर्श, उसके बाद में जब फसल थोड़ी तैयार हो गई तो उसकी कटाई की जाती है। तो कटाई में क्या जरूरी थोड़ी है जो पहली बार जो श्रमिक आए थे वही दूसरी बार आएंगे। तो जब कटाई होती है उसकी तो कोई और श्रमिक आते हैं, उनका भी हाथ लगता है। उसके बाद में जब उनको फसल तैयार होने के बाद उनको, उनके अनाज को निकाला जाता है जैसे आप देखिए मूंग मोट की फलियाँ होती है और बाजरे के सिट्टे होते हैं, गेहूँ के जो होती है सारी, चाहे फलियाँ कुछ भी ले लो, तो उनको क्या है, मशीन के अंदर डाल के उनको किया जाता है, फिर उनको छान कर तैयार किया जाता है, फिर उनको बोरे में भरा जाता है, उसके बाद में बेचने के लिए जाता है। कितने लोग उसको हाथ से देखते हैं कैसा क्या कुछ है, यानी बहुत से लोग उसको स्पर्श करते हैं, उसके बाद में वो अपने घर तक पहुंचता है। तो दे रखा है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है ये। एकदम सही बात है, यानी कई लोगों का इसमें हाथ लगा, उसको छुआ है, तब वो फसल अपने पास आई है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। अब देखिए, गुण और धर्म किसको कहते हैं, जैसे आप सही देखेंगे तो गुण और दोष आया बेटा समझ में, गुण और दोष। अब इसके अंदर देखिए उपजाऊ और अनउपजाऊ, मिट्टी उपजाऊ होती है, अनउपजाऊ होती है। तो देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण और धर्म। अब मिट्टी क्या है बेटा, कई प्रकार की होती है। अब जो एक खेत से जो फसल तैयार होगी, जरूरी है कि वो एक ही रहेगी, नहीं। आप देखेंगे जहाँ बड़ी बड़ी धान मंडियाँ हैं, मंडियाँ आप जानते हैं जहाँ अनाज इकट्ठा होके जहाँ जाता है, जो उच्च वर्ग है, यानी कह सकते हैं जो सेठ होते हैं, जो बनिए लोग होते हैं, जो उस अनाज को खरीदते हैं, सारे अनाज को वो एक साथ ही खरीद लेते हैं। उसके बाद में सब जगह वो एक दूसरे के पास पहुंचता रहता है। तो ऐसा जब वो किसान अपनी फसल तैयार करके जब दूसरों के पास ले जाता है, तो इसमें बताया खेतों का जादू। तो एक खेत की वो फसल नहीं आई है, वहाँ पे बहुत सारे खेतों की फसल आई है। तो जरूरी थोड़ी है जो एक खेत में जो मिट्टी है दूसरे खेत में वही है, नहीं। मैं बता दूँ बहुत तरह की, जैसे आपने मिट्टी के बारे में पढ़ाई है साइंस के अंदर, दोमट मिट्टी है, बालू मिट्टी है, मतलब कि जो अलग अलग मिट्टियाँ होती है वो अलग अलग फसल के लिए उपजाऊ होती है। किसी के लिए कौन सी मिट्टी, किसी के लिए कौन सी मिट्टी। मैं काली मिट्टी के बारे में बता दूं, जो काली मिट्टी होती है वो क्या करती है, यदि वो एक बार पानी से भर जाए तो उसके बाद में वो 4 साल तक फसल देती है, उसको पानी पीने की जरूरत नहीं रहती। माटी होती है एक तरह की, जो क्या करता है, जो पानी से भर जाती है, एक बार बारिश आ जाए तो वो उसके अंदर हम 3 या 4 साल तक यानी बीज को बो सकते हैं। तो मिट्टी कई तरह की होती है। तो बहुत सारे खेतों की मिट्टी का गुण और धर्म होता है फसल के साथ, यानी फसल को उपजाऊ बनाने के लिए लाखों स्पर्श हाथ होते हैं। नदियों का, तरह तरह नदियों का उसमें पानी होता है और लाखों करोड़ों लोगों का स्पर्श होता है। और क्या, हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है, यानी बहुत सारी मिट्टी का उसके अंदर गुण और धर्म दोनों ही होता है। यानी वो जो मिट्टी होती है वो फसल को एक परिपक्वता से तैयार करती है। अब देखिए, फसल क्या है ये तो बता दिया, फसल है क्या चीज, इसके बारे में कभी बताना चाह रहे हैं फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, यानी और तो कुछ नहीं है, फसल है क्या, नदियों के पानी का जादू है वह, जो हमने ऊपर पढ़ लिया था। अब प्रश्न आया लेकिन हमने आंसर ऊपर पढ़ लिया था। नदियों के पानी का जादू है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया बेटा, देखिए कि नदियों का पानी का जादू है, अर्थात
तरह तरह की नदियों का जो जल है होता है। अब देखिए आपने नहर योजना स्टार्ट कर दी, क्योंकि किसान के खेतों में अकाल पड़ जाता है, सबसे ज़्यादा दुखी किसान हो जाता है, वो अनाज हम तक पहुंचाता है। हमारा जीवन पोषण यानी भरण पोषण करने के लिए जिस अनाज की आवश्यकता होती है वो किसान के द्वारा हमारे पास आता है। किंतु जब देखिए बारिश नहीं आती, अकाल पड़ता है, तो किसान ही दुखी क्यों होता है? किसान ही दुखी क्यों होता है? उसके घर पे अकाल क्यों पड़ता है? हम तो क्या महंगाई पाता है फिर भी हम खरीद लेते हैं और हमें तो वही दाम में मिलते हैं, कुछ भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन किसान बड़ा ही दुख हो जाता है। वो दुखी हो जाता है क्योंकि एक कहते हैं हैबिट कह दो या चलो लत कह देते हैं। लत तो बुरी चीज़ के लिए प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन जो किसान होता है ना, उसको अपने खेत के बिना अच्छा नहीं लगता। आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होगी जो किसान और खेतों के ऊपर दर्शाई है। यदि आपने देखा तो उसमें देखा किसान का दर्द महसूस होता है कि वो किस प्रकार अपनी खेत से मिट्टी से प्रेम करता है, चाहे कितने भी। उसको बड़ा दुख होता है जब एजुकेटेड हो जाते हैं और लोग यहाँ से यानी गांव को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। यदि अच्छे पढ़े लिखे हो, यदि किसी ने एग्रीकल्चर लिया है, तो वो खेतों में जाके किसानों को दिशा निर्देश दे सकते हैं कि इस प्रकार की। अब ये ऐसा हो गया है सिस्टम अपने भारत देश में कि आप क्या है, यदि खेतों से संबंधित है तो आप गाँव में जाइए, किस कमी के कारण ये जो फसल है उपजाऊ नहीं हो रही है, इसको कौन सी बीमारी लग रखी है, इसका निवारण क्या है, ये जाके उनको दिशा निर्देश दे। तो इसमें बताया है नदियों के पानी का जादू है वह, यानी कवि कह रहे हैं कि फसल क्या है, ये और तो कुछ नहीं है, बस ये नदियों के पानी का जादू है। विभिन्न प्रकार की नदियों का जल आता है, उसका ये जादू है। अब देखिए जैसे गंगा है, यमुना, आपने बहुत सी नदियाँ देखी, उसका कितना शीतल और मधुर जल है। लेकिन वही नदियों का पानी जब समुद्र में गिर जाता है तो वो खारा हो जाता है। आया समझ में? लेकिन जैसे नदियों का जल जितना मीठा है, वैसे जब फसल के पास पहुंचता है वो फसल और ज़्यादा मीठी हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, बारिश के कारण जब अकाल पड़ जाता है, इस कारण ये तो अच्छा हुआ कि हमारे जो सरकार है उन्होंने अच्छे अच्छे फायदे किए हैं हमारे किसान वर्ग के लिए। नहरी परियोजना स्टार्ट कर दी है, नहरों के द्वारा किसान के खेतों में पानी जाता है, जिससे किसान दुखी नहीं होता। हाथों के स्पर्श की महिमा है। और क्या है फसल? नदियों के जल का जादू है और हाथों के स्पर्श की महिमा यानी महत्व है, उनका हाथों का महत्व है। क्या है? जैसे वो फसल को छूते हैं, कितने ही लोग आया समझ में, उसको देखने के लिए आते हैं। अब मैं बता दूं, अब स्पर्श का देखिए, जब खेत में जब अनाज उत्पन्न होता है, जब फसल होती है तैयार होके नहीं, जब वो खेतों में रहती है, वो अनाज जब, तो देखिए उसके ऊपर कितने पक्षी आते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब इसके अंदर दे रखा हाथों के स्पर्श का जादू, हम इंसानों के हाथों का स्पर्श है, लेकिन वहाँ पे देखिए कितने ही जो चहचहाट करने वाले हैं पक्षी है, वो भी उनसे अपना पेट भरते हैं। घर में पड़ा है दाना उछालते हैं, लेकिन खेतों के अंदर जो ताज़ा अनाज जब वो तैयार हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, तो पक्षी भी उसका आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं, उस फसल का सेवन करते हैं, उस अनाज का सेवन करते हैं। तो हाथों के स्पर्श की महिमा यानी फसल क्या है? पानी का जादू है। और दूसरा क्या? हाथों के स्पर्श की महिमा है। और ये कितने के हाथों के स्पर्श का महत्व है यानी महिमा है, उनका कुछ है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। और क्या है फसल? भूरी काली संदली, संदली कहते हैं थोड़े हल्के भूरे रंग की, एक तो गहरा भूरा रंग होता है, काली मिट्टी आप जानते हैं, दोमट मिट्टी आप जानते हैं, संदली यानी कुछ हल्की भूरे रंग की। मिट्टी का गुण और धर्म है। फसल क्या है? मिट्टी का गुण धर्म है, यानी जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार ही फसल है जो उपजाऊ होगी। कुछ मैंने आपको बताया, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो फसल को समय से पहले परिपक्व कर देती है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसको सही मात्रा में फसल को सही समय पे उपजाऊ बना देती है, और कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो 3 साल तक फसल को उपजाऊ बनाती रहती है। एक बार पानी पीने का काम ही होता है उस मिट्टी को। रूपांतर है सूरज की किरणों का। एकदम सही बात है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि तेज ग्रीष्म, सूर्य जब तेज तपता है तो बहुत तेज गर्मी पड़ती है। उस तेज गर्मी पड़ने के कारण जैसे उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, और पृथ्वी पर यानी नदियों का जो जल है वो वाष्प रूप बन के ऊपर उड़ जाता है, और जैसे ऊपर जाता है फिर समय आने पर वो बादल है जो क्या पानी बरसाते रहते हैं।
तो रूपांतरण है सूरज की, तो ये जो सारा घटनाक्रम है वो सूर्य के द्वारा ही तो हुआ है। सूर्य जब तेज प्रकाशित होगा, तेज गर्मी करेगा, तेज तपेगा, तब क्या होगा, जो भी अपने धरती पर नदियां हैं उनका जल क्या होगा, वाष्प हो जाएगा, यानी उनकी नदियों का जो पानी है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा और वापस बादल के माध्यम से वर्षा होगी, बरसात होगी, यानी बादल के माध्यम से जल वापस पृथ्वी पर ही आएगा। जल का पानी बादल के पास, बादल का पानी जल के पास, लेकिन इसका जो है ये जो नियमित जो चक्र बना रहा है, कौन बना रहा है, सूर्य देव। तो क्या दे रखा है, रूपांतरण है, यानी ये बदला बदली है। क्या है, सूरज के अंतिम किरणों का, यानी सूरज की किरणों का, यानी ये जो सारा चक्र है किसके द्वारा चल रहा है, सूर्य के द्वारा, जो किरणें हैं उनके द्वारा चल रहा है। सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का, सिमटा हुआ है संकोच है हवा का थिरकन करना। और देखिए जैसे जैसे धीमी धीमी हवा चलती है, संकुचाई हुई, यदि तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, फसल तो नीचे गिर जाएगी और किसान के पास वापस अकाल आ जाएगा। देखिए बेटा, हर चीज के लिए फसल के बारे में यदि आप सही ज्ञान रखते हैं, ध्यान रखते हैं, किसान वर्ग से पूछना, तेज हवा फसल के लिए नुकसानदायक है, ज़्यादा पानी यानी बारिश भी नुकसानदायक है, तेज गर्मी भी उसके लिए नुकसानदायक है। सब कुछ सही सही मात्रा में होना चाहिए। अपने जीवन से जोड़ लीजिए ना आप, यदि हम ज़्यादा सोएं तो आलसी हो जाएंगे, और ज़्यादा पढ़े तो हमारा दिमाग शांत नहीं होगा, कहीं हम पागल नहीं हो जाएं। ज़्यादा खाएं तो पेट में दर्द होगा, और कम खाएं तो क्या होगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो जो जैसा हमारा जीवन है, हर चीज़ की एक सही मात्रा होनी चाहिए। समय पर खाना, समय पर उठना, समय पर पढ़ना, समय पर सोना, यानी अपने जीवन में हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। समय पर कार्य होना चाहिए, उचित मात्रा में, जितनी मात्रा में हमें आवश्यकता है उसी मात्रा में हमें उसका प्रयोग सेवन करना चाहिए। तो ऐसे कैसे फसल होती है, आप हर फील्ड में ले लीजिए, कहीं जगह ले लीजिए, हर चीज़ का सही समय पर उचित प्रयोग होना चाहिए, और जितनी मात्रा में प्रयोग चाहिए उतना ही दीजिए। जैसे एक गिलास ले लीजिए, उस गिलास में यदि हम 1 लोटा पानी डालें तो समाएगा क्या, नहीं, पानी बाकी का बाहर गिर जाएगा। ऐसे ही फसल है, फसल को ज़्यादा पानी दे दिया तो वो गल जाएगी, यदि तेज धूप आ गई तो वो जल जाएगी, तेज हवा का झोंका आ गया तो वो नीचे गिर जाएगी। यानी कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। क्या है, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकना। अब क्या है, हवा भी है ना, वो संकुचाती हुई थोड़ी थोड़ी चल रही है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा तेज चली तो क्या हो जाएगा, फसल नीचे गिर जाएगी। यानी जो संकुचाना है, हवा का जो थिरकना है, उसका जो लहरा के आना है, उसके कारण भी फसल तैयार होती है। तो देखिए बेटा, ये जो हमने कविता पढ़ी, ये नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है, और इस कविता में आपको यही बताया है कि जो फसल है, किसान के द्वारा उपजाऊ जो फसल है, वो जब जन सामान्य के पास आती है, जब हमारे पास आती है, जब आपके पास आती है, तो वो तैयार होने में उसमें किस किस का सहयोग लगता है, किस किस का हाथ लगता है। सिर्फ एक हाथों की महिमा नहीं है, जैसा बताया ना, पानी की भी महिमा है इसके अंदर, सूर्य की भी महिमा है, जल का भी है, हाथों का स्पर्श है, और हवा का भी है। यानी हवा के बिना फसल तैयार नहीं हो सकती, पानी के बिना फसल तैयार नहीं हो सकती, मेहनत के बिना फसल तैयार नहीं हो सकती, और सूर्य के तेज ताप के कारण भी फसल तैयार नहीं हो सकती। गीली फसल उसको सूखने के लिए भी तो चाहिए। तो इसके अंदर यही बताया है कि जो फसल है वो किस प्रकार आती है। यानी इसके अंदर नागार्जुन जी ने अपनी 2 कविताएं लिखी है। एक तो लिखी है तंदुरुस्त मुस्कान, और दूसरी कौन सी लिखी है, फसल। तंदुरुस्त मुस्कान के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है, इसमें नागार्जुन जी ने अपने बारे में बता रखा है। ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है आपकी कविता में, यानी आपके बुक्स में नहीं दे रखा है कि ये नागार्जुन जी ने अपने पुत्र के बारे में ही कहा है। लेकिन मैं बता दूं बेटा, उन्होंने अपने बेटे के बारे में नहीं कहा है, लेकिन जब हम कविता पढ़ते हैं, आगे की साइड निकलते हैं, तो क्या होता है, हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि वो अपने पुत्र के बारे में लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो घुमक्कड़ जाति के जैसे स्वभाव के थे, उनको घूमना और फिरना पसंद था। लेकिन क्या होता है, वो घूम फिर के उन्होंने पूरे भारत की जब यात्रा का वर्णन किया था, और जब वो आते हैं तो आके क्या देखते हैं कि अरे एक छोटा सा बालक है जो मन मुस्कान कर रहा है, और जैसे मन मुस्कान करता है उसके छोटे छोटे जो दांत हैं वो दिखाई दे रहे हैं, यानी अभी उसके दांतों का आना स्टार्ट हुआ है। तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, उस अपने जो मन में जो भाव उठते हैं